हेलो फ्रेंड्स, आप सबने जो वीडियो भेजा वो सभी बहुत अच्छे हैं। सभी ने बहुत अच्छे काम किए। मैं एक एक करके सबका बता रहा हूँ। तो पहले जो वीडियो मेरे पास आया है वो कल्पना जी ने भेजी है, छत्तीसगढ़ से। कल्पना जी, आपको कहना है आप बहुत ही अच्छे काम किए। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जब सिरिंज में आप पहली बार पानी लिए हैं तो ये पानी एक बार छू कर लेना है, ये मैंने दिखाया था। तो आप शायद भूल गई थी वीडियो करने के वक्त, तो वो चीज़ ध्यान रखना। इससे क्या होता है, जब इंजेक्शन बहुत सारे टाइप के होता है तो बहुत सारे इंजेक्शन ड्राई फॉर्म में मिलता है, उसके साथ पानी अलग से दिया हुआ होता है। तो ये जो ड्राई पाउडर को ये पानी के साथ घोलने के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे घुल जाते हैं जब ड्राई पाउडर का इंजेक्शन का जो फाइल है उसमें घुसा के फिर पानी ऐसे थ्रू करना है तो उसमें वो इंजेक्शन घुल मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, अगली बार ध्यान रखना। अच्छे काम किया आप। और दूसरा जो वीडियो है वो बरसा जी ने भेजी है, वो बिहार से है। बरसा जी, आप बिल्कुल ठीक किए। आप छू भी किए, इंजेक्ट भी अच्छी तरह किए। और ये वीडियो में डालना था, ये इंजेक्शन का कैप फिर रिप्लेस करके उसको ठीक तरीके से सिरिंज रखना था, ये आपने मिस कर गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बहुत अच्छे काम किए आप। थर्ड जो वीडियो है वो सलोनी जी का है। सलोनी जी बलिया से है। आप भी बहुत अच्छे किए सलोनी जी। दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद कैमरा के एंगल के वजह से भी हो सकता है। मुझे दिखा कि आप पूरा एकदम ऊपर से नीचे प्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हॉरिजॉन्टली रख के प्रेस करना है, समांतराल में रख के। अगर कैमरा के एंगल के वजह से ऐसा दिखा तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और आप भी कैप रिप्लेस नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना। फिर बहुत अच्छे किए। और चौथा जो वीडियो है, चौथा वाला वीडियो हमको मिला है वो नेहा जी भेजी है। नेहा जी यूपी से है। नेहा जी, आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जब आप कर रहे हो इंजेक्ट, जब इंजेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हो तब थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने पहला दिन ही बोला था उसमें बबल्स ना रहे। अब ध्यान रखना, मुझे लगा शायद आपका सिरिंज में थोड़ा सा एक छोटा सा बबल रह गया था, उसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ये बबल्स बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर जब आप इंजेक्ट करोगे किसी को, कोई भी पेशेंट को, अगर बबल्स रह जाएगा तो इसमें से सेप्टिक हो जा सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस बारे में ध्यान रखना। और एक गलती और भी हुई है आपसे, आप भी ये कैप रिप्लेस करके नहीं रखी हो। लेकिन बहुत अच्छा है, पहला कोशिश बहुत अच्छा है। ठीक है। और नंबर 5 जो वीडियो हमको मिला है वो परमानंद जी ने भेजा है, छत्तीसगढ़ से। परमानंद जी, आपने एकदम बिल्कुल अच्छा किया, एकदम ठीक ठाक किया। और एक चीज़ मुझे लगा कि आप ये जो टमाटर थे उसमें ज़्यादा प्रेशर दे दिया है, उसके वजह से टमाटर फट गया। तो कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जब पेशेंट को इंजेक्ट करोगे तो ज़्यादा प्रेशर देने से वो जगह इन्फ्लामेशन हो सकता है। फर्स्ट ट्राई है, बहुत अच्छे किए आप कैप भी ठीक से रिप्लेस करके रखा है, बहुत अच्छे है। और एक चीज़ है, जब कैप को रिप्लेस करना है तो कैप को डायरेक्ट रिप्लेस करना है, फिर सिरिंज को खोलना है, फिर जो सुई है उसको खोलना है। पहले से सुई को नहीं खोलना है, इसमें आपको हाथ में चोट आ जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब बहुत अच्छे किए। और नंबर 6 जो वीडियो मिला है वो जशुआ जी से है। जशुआ जी, आपको भी मैं एक बात पहले मैं परमानंद जी का वीडियो में बोला है, तो आपको भी सेम चीज़ मैं बताऊंगा कि आप भी
जब कैप रिप्लेस करना है तो ये जो सुई है उसको पहले मत खोलो, पहले कैप को रिप्लेस करो फिर खोलो। इसमें आप चोटिल हो सकता है। और बहुत अच्छा है जोशुआ जी, आप भी बहुत अच्छे किए। और टाइम के बारे में थोड़ा ध्यान दें जोशुआ जी, थोड़ा फास्ट कीजिए। आपका 3.5 मिनट समय लग गया है, तो ये वाला आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत अहम चीज़ है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छे किए आप भी, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। जैसे कि पिछले क्लास में हम मिले थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? आप जीडीए नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहे हो, तो इसलिए आपको सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कुछ जानना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ह्यूमन सिस्टम कैसे काम करता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सारे सिस्टम नहीं, कुछ कुछ सिस्टम जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप ये ठीक से समझ नहीं पाओगे तो ठीक से समझ नहीं पाओगे कि इंजेक्शन कैसे काम करता है, किसी को आपको दवा देना है तो ये दवाई मेडिसिन कैसे काम करता है, ये आप तब भी जान पाओगे जब ह्यूमन बॉडी सिस्टम आप ठीक से जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है, सिस्टम किसको कहते हैं और ये सिस्टम का क्या काम है, ये सिस्टम से क्या होता है, ये सब इस क्लास में हम थोड़े थोड़े करके हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से कोई भी एक चीज़ ले लो, यानी कि एक स्किन ले लो, या तो फिर एक हेयर ले लो, या तो फिर एक नेल ले लो, या कोई भी पार्ट ले लो, किसी का भी पार्ट ले लो। सबसे छोटा वाला काम करता हुआ पार्ट, काम करता हुआ पार्ट क्या है, क्यों काम करता हुआ पार्ट बोल रहे हो? ये देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ें आपके पास, यानी कि एक शार्ट भी है। ये शार्ट क्या है? ये शार्ट अलाइव नहीं है, दिस इज ऑलरेडी डेड। कहीं से भी आते हैं ये शार्ट। कोई कपड़ा कहाँ से आता है? कार्पास से आता है, तुला से आता है, गाछ है, मतलब एक पेड़ है कार्पास का पेड़, वहीं से कपड़ा आता है। जब वो कार्पास का पेड़ था, जिंदा था, तब इसमें भी जीवित कोष वर्तमान थे। तो वैसे ही जो मृत ऑलरेडी डेड है, इसमें सेल जीवित नहीं होता है, मरा हुआ होता है। तो ह्यूमन बॉडी का किसी भी पार्ट ले लो, या तो फिर किसी भी जीवित चीज़ का किसी भी पार्ट ले लो, उसको माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटा वाला जो काम करता हुआ हिस्सा आपको नजर आएगा, सबसे छोटा वाला जो काम करता हुआ हिस्सा यानी कि पार्ट नजर आएगा, यूनिट नजर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल। सेल यानी कि कोशिका, यानी कि कोश। सेल किसे कहते हैं? ह्यूमन बॉडी या तो फिर किसी भी जीवित चीज का सबसे छोटा हुआ पार्ट, जिसको काम करता हुआ पार्ट, उसको हम कहते हैं सेल। तो अगर सेल को हम डिफाइन करें, यानी कि सेल किसे कहते हैं, ये अगर क्वेश्चन आए तो आप होपफुली आप सब नोटबुक लेके बैठे हैं, तो ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिए, सेल किसे कहते हैं। व्हाट इज सेल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? आंसर इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्यों बोले? सब में सेल होता है, एक पेड़ में भी सेल होता है, बिल्ली का सेल होता है, एक जो गाय होता है, भैंस होता है, सब में सेल होता है। हमको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है, और कुछ बाकी सब छोड़ दीजिए। तो सेल इज द, इसलिए हमने ह्यूमन बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी बोला। तो आप जरूर नोट कर लीजिए ये चीज़, व्हाट इज सेल?
सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब सबसे छोटा हुआ पार्ट, एंड फंक्शनल मतलब उसका जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि काम करता हुआ ऑर्गन, काम करता हुआ पार्ट, काम करता हुआ पार्ट, उसे हम कहते हैं सेल। मतलब सबसे छोटा और काम करता हुआ यानी कि जीवित, काम करता हुआ यानी कि जीवित। तो सेल का डेफिनेशन क्या क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा काम करता हुआ जीवित हिस्सा को हम कहते हैं सेल। सेल यानी कोशिका। तो ये आपको जान लेना अच्छा है, जान लेने के लिए अच्छा है, जानकारी के लिए बता दे। ये सेल को रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट ने कॉर्क का जो हिस्सा होता है, आप शैंपेन देखे होंगे या तो फिर कभी होम्योपैथी मेडिसिन शॉप में जाते हैं तो एक ये जो डिब्बा होता है होम्योपैथी मेडिसिन का, उसका ऊपर ये कॉर्क का जो कैप लगा हुआ होता है, उसमें से वो एक दिन ऐसे ही वो कॉर्क का जो हिस्सा है वो लेके देख रहे थे। तो देख रहे थे तो उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद। वो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था, तो उसके नीचे डाल के ये कॉर्क का छिपी को देख रहे थे। तो उसने देखा हजारों छोटा एकदम घर जैसा हिस्सा है, घर जैसा हिस्सा। इसको क्या, ये क्या है? उसने सोचने लगा ये क्या है। तो जब उन्होंने अच्छी तरह ठीक से ध्यान से देखा तो देखा ये छोटा घर बनकर एक पार्ट तैयार होता है। ये कॉर्क का जो कैप है, ये छोटा कोशिका को लेके ये कॉर्क का कैप बना है। तो उसने तब उस कॉर्क का कैप से ये सेल को आविष्कार किया। तो सेल किसने आविष्कार किया? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ से आविष्कार किया? कॉर्क के कैप से। चलिए, होपफुली ये इतना तक आपको समझ आया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेल, एक सेल हुआ, 2 सेल हुआ, 3 सेल हुआ, 4 सेल, 5 सेल, या मतलब लाखों सेल एक साथ मिलके एक साथ जब एक ही तरह की काम करते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यू यानी कि कला। टिश्यू यानी कि कला। तो हजारों लाखों सेल जब एक साथ एक ही तरह के काम करते हैं और एक साथ होके एक काम करते हैं, दिस थिंग्स इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू, एन नंबर ऑफ सेल्स मेक्स ए टिश्यू। बहुत सारे सेल्स टिश्यू तैयार करते हैं। टिश्यू का मतलब क्या है? कला। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू यानी कि एन नंबर ऑफ टिश्यू व्हेन परफॉर्म्स सिमिलरली वर्क एंड फॉर्म्स ए ऑर्गन। मतलब बहुत सारे टिश्यू होते हैं। जब सेल से बनता है टिश्यू, बहुत सारे सेल से बनता है टिश्यू, तो बहुत सारे टिश्यू ने बनाता है ऑर्गन, मतलब अंग। जो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक हो गया और एक ही तरह परफॉर्म करते हुए एक चीज़ बना देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन किसे कहते हैं? बहुत सारे टिश्यू एक साथ होकर जब एक ही तरह का काम परफॉर्म करता है तो उसे कहते हैं ऑर्गन। एक ही तरह का टिश्यू जब एक साथ होकर एक ही तरह का काम परफॉर्म करते हैं तब उसे कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे कि आप हाथ ले लीजिए, पाँव ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, लिवर ले लीजिए, हमारा एसोफेगस ले लीजिए, स्टोमक ले लीजिए, या तो फिर गुर्दा ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ये सारे हमारा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है। आँख भी ऑर्गन है, कान भी ऑर्गन है, नाक भी ऑर्गन है, ये फेफड़ा भी ऑर्गन है, सब ऑर्गन होता है। ऑर्गन यानी कि अंग। शरीर का विभिन्न बहुत सारे अंग होता है। तो ये अंग कैसे बनता है?
बहुत सारे टिश्यू एक साथ होके जब एक ही तरह का काम परफॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन। अब ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा, या वीडियो अगर किसी को समझ ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देख के रिवाइंड करके पीछे जाके भी देख सकते हैं। देख के ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा। नोटबुक में आपको नोट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ आप मिस कर जाओगे तो आप जब प्रैक्टिकल होगा तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सेल कहाँ से होता है, ये टिश्यू, ये यहाँ से वेन कैसे निकाले, वेन को कैसे समझे। अगर बहुत सारे लोग होते हैं उसका चमड़ा पतला होता है, बहुत सारे लोग का चमड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो इसमें आपको दिक्कत आएगा, ये चीज़ आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो ऑर्गन तक हमको समझ आया। अब चलते हैं सिस्टम में। ऑर्गन तो आ गया, अभी आँख एक साथ अकेले काम नहीं कर सकता है। आपका जो एसोफेगस है या तो फिर स्टोमक है, अकेले काम नहीं कर सकता है। अगर काम करेगा भी, एक का काम करेगा तो एक के काम दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक ऑर्गन का काम दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और पूरा चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये ऑर्गन काम करता है तभी हम जिंदा है। ये ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे। फिर ये एक ऑर्गन के साथ और एक ऑर्गन कनेक्टेड है, क्योंकि एक ऑर्गन और एक ऑर्गन को हेल्प करते हैं किसी काम के लिए। तो इसी तरह एक तरह का ऑर्गन जो एक काम परफॉर्म करता है, जैसे कि हम खाना खा लिया, ये शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर खाना का जो बचा कुचा अंश हमको मल के रूप में बाहर, शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, खाना खाते हैं, फिर यहाँ पे जाके हमको खाना पचता है। खाना पचता है मतलब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये जो सिस्टम है, ये खाना खाने का और बाहर जाने का जो सिस्टम है, इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो सिस्टम के भाग में मैं बाद में आ रहा हूँ। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं। तो सिस्टम कैसे बनता है? दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ होके जब एक तरह का काम परफॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं, किसी भी सिस्टम में एक अंग नहीं होता है। दो या तो फिर दो से ज़्यादा हो सकता है, 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है काम करने के हिसाब से। तो एक से ज़्यादा, दो या तो फिर दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ होकर जब एक तरह का चीज़ परफॉर्म करता है तब हम उसे कहते हैं सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ होकर जब एक चीज़ परफॉर्म करते हैं तब हम उसे कहते हैं ऑर्गन। परफॉर्म मतलब काम करना। जैसे खाना खाया, खाना फिर हमारा ये जो थ्रोट है, थ्रोट से गया एसोफेगस में, एसोफेगस से गया स्टोमक में, स्टोमक से गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लिवर में, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, बहुत सारे अंग है। तो ये खाने का जो सिस्टम है, खाना खाया और ये खाना खाने से तक बाहर जाने तक एक ही सिस्टम काम करता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के हमारे ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम है, टोटल 11 सिस्टम है। इसमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम है? हमारा ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम है। देयर आर 11 सिस्टम कंटेन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। हमारा ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम होता है, ये चीज नोट कर लीजिए। देयर आर 11 सिस्टम अवेलेबल इन ए ह्यूमन बॉडी, ये चीज जरूर नोट कर लीजिए। हमारा ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स है। होपफुली आप नोट कर लिए हो, हमारा ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम है। देयर आर 11 सिस्टम अवेलेबल इन ए ह्यूमन बॉडी। तो ये 11 सिस्टम क्या है? 11 सिस्टम क्या है? 11 सिस्टम में क्या क्या पार्ट है और क्या काम करता है, ये हम आपको ब्रीफ करेंगे। और बाद में
कुछ सिस्टम, जिस सिस्टम को जानना हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सिस्टम को हम आपको ब्रीफ करेंगे। आपके काम के लिए जिस सिस्टम को जानना जरूरी है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, और स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको जानना जरूरी है। तो ये सिस्टम हम आपको एक एक करके ब्रीफ करेंगे। तो पहले 11 सिस्टम का नाम आप जान लीजिए। ये 11 जो सिस्टम है वो क्या क्या सिस्टम है। तो नंबर वन आ गया, एकदम ऊपर से शुरू करते हैं। नंबर 1, आपका शरीर का ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर है हमारा सर में क्या होता है? ब्रेन। तो ये ब्रेन किस सिस्टम का पार्ट है? ब्रेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम नंबर 1, नर्वस सिस्टम नोट कर लीजिए। नर्वस सिस्टम NERVOUSSYSTEM, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, न्यूरॉन्स होता है, वही है, और नर्व्स है। इस सिस्टम का काम क्या है? नर्वस सिस्टम हम जो आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और आप जो इसको जांच कर रहे हैं, और हम आपको बोल रहे हैं नोटबुक में नोट कर लीजिए, आप नोट कर रहे हैं। ये जो आपका इनपुट और रेस्पॉन्स जो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इनपुट आ रहा है, मतलब मैंने आपको बोला नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपने फिर नोटबुक में नोट कर लेना शुरू कर दिया। मैंने आपको बोला, आप कान के जरिए सुना, आपका ब्रेन में गया, ये चीज़ जांच हुआ वो क्या बोल रहा है, और उसके बोलने के हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो ये यही है सेंसरी और मोटर, मतलब आपको सेंस आया और आपने उसका रेस्पॉन्स दिया। यही है नर्वस सिस्टम का काम। अभी इतना ही समझिए, बाद में जब बताएंगे, ब्रीफ करेंगे, तो नर्वस सिस्टम का पूरा ब्रीफ कर देंगे। तो नंबर 1 हो गया नर्वस सिस्टम। बाद में थोड़ा सर से नीचे आ जाइए, क्या है, क्या कर रहे हैं हम? सांस ले रहे हैं। तो कहाँ से सांस ले रहे हैं? ये नाकों से। तो सांस को क्या बोलते हैं? सांस को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम यानी कि स्नायु तंत्र, और हम रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन मतलब सांस ले रहे हैं, इस सांस लेना का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से हम सांस लेते हैं, इस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 2 में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस तंत्र। नंबर 1 क्या था? स्नायु तंत्र। ये क्या है? सांस तंत्र। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है हमारा नोज, लंग्स, ऐसा कुछ ऑर्गन्स। हम जो सांस लेते हैं, सांस के जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ये कहाँ से होता है? ये यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, यानी कि फेफड़े, बंगाली में कहते हैं फुसफुस, तो इसे कहते हैं फेफड़े। तो ये फेफड़े के जरिए हम सांस खींचते हैं और बाहर कर देते हैं। इसका जो सिस्टम है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ब्रीफ करेंगे, तब हम आपको बता देंगे ब्रीफ में। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, और यहाँ से ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। इतना तक समझिए। फिर नंबर 3 में आ गया हमारा, क्या है ये? क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खा के क्या होता है? खाते हैं, खाना पचता है और बाहर चला जाता है। तो इसका जो सिस्टम, जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, एसोफेगस हो गया। एसोफेगस एक नल की जैसा है, स्टोमक हो गया, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे पार्ट है। ये हमको खाना खाने और डाइजेशन में सहायता करते हैं। डाइजेशन मतलब खाना को पचना, और अब जानते हैं सुबह उठ के सभी जाते हैं। तो इसमें जो सिस्टम हमको हेल्प करते हैं, जो ऑर्गन मिला हुआ है, उन सारे ऑर्गन को एक साथ मिला के कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पचन तंत्र। इतना तक समझ लीजिए, अच्छा है। बाद में जब डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रीफ करेंगे तो पूरा खुल के बताएंगे किस ऑर्गन का क्या काम है।
और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से जानना है। स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस तंत्र, पचन तंत्र यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तीन, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। सिरा, धमनी और हमारा हार्ट यानी कि हृदय लेके जिस सिस्टम गठन होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या तो फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बता सकते हैं या तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी बता सकते हैं। नंबर 4 में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ही चीज़ है। कोई लोग इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बुलाता है, कोई लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बुलाते हैं? हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन इस सिस्टम के वजह से होता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नंबर 4 में क्या आता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब तक कौन कौन सा सिस्टम हुआ? नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है नर्वस सिस्टम, नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 4 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम बता रहे, इस पर थोड़ी सी एक रिवीजन के लिए आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कमेंट में कमेंट करके बता दो। सेल किसने इन्वेंट किया? हु इन्वेंटेड सेल? सेल को किसने आविष्कार किया है और कहाँ से किया है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो नंबर 4 में आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी चला गया। नंबर 5 क्या होता है? हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किसके वजह से खड़े हैं? हमारा ये मांस के अंदर क्या है? हड्डियां है। ये हड्डियां हमको बैलेंस करता है, खड़े रहने के लिए सहायता करता है। अगर आपका हड्डी टूट जाता है तो जहाँ का हड्डी टूट गया वहाँ ऐसे हो गया, अगर हड्डी ऐसा है यहाँ पे हड्डी टूट गया तो हाथ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? एकदम जरूर हो जाएगा। तो ये हड्डियां हमको क्या देता है? हमको शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है, मतलब शेप देता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्केलिटल सिस्टम। स्केलिटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का जो सिस्टम है, इसको हम कहते हैं स्केलिटल सिस्टम। स्केलिटल, SKELETAL, स्केलिटल सिस्टम। हड्डियां का जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं, हड्डी का जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं स्केलिटल सिस्टम। तो ये स्केलिटल सिस्टम क्या होता है? ये स्केलिटल सिस्टम होता है हमको, जिस सिस्टम हमको बैलेंस बजाय रखने में सहायता करता है, यानी कि हमको एक बॉडी को एक शेप देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, अंदर से जो बैलेंस करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं स्केलिटल सिस्टम। अब ले लो आपका स्केलिटन ठीक है, आपका स्केलिटन पूरा है, लेकिन देखिएगा बहुत सारे स्मूथ चीज़ भी है जिसने स्केलेटल को ठीक से शरीर से बांध रखा है, जिसे हम पेशी कहते हैं, मसल्स कहते हैं, नहीं है क्या? हम जब जिम में जाते हैं तो जिम में जाके ऐसे मसल बनाते हैं, ऐसे टानते हैं, तो ये स्केलेटन को सपोर्ट दे रहा है। इसके वजह से हमारा हाथ पैर ये सब फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नहीं है क्या? या देखिए यहाँ पे पेशी होता है, यहाँ पे पेशी होता है, लिगामेंट होता है, बहुत सारे पैरों में लिगामेंट होता है। तो ऐसे ही पेशियों ने ये स्केलेटल सिस्टम को मदद देता है। तो ये पेशियों का जो सिस्टम है, पेशी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेशी को कहा जाता है मसल्स। पेशी को इंग्लिश में मसल्स कहा जाता है। तो ये पेशियों का जो सिस्टम है, और ये सिस्टम का काम है स्केलेटन यानी कि स्केलेटल सिस्टम को बैलेंस करना, इसलिए इस सिस्टम का नाम है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। क्या नाम है? मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। तो 6 नंबर पे क्या आया? मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। नंबर 1 में क्या था? नर्वस सिस्टम। नंबर 2 में था रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 में था डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 4 में था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नंबर 5 में आया था स्केलेटल सिस्टम, और नंबर 6 में आया है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। होपफुली इतना तक आपको क्लियर है। अगर किसी भी चीज़ का आप समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम 100% कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए। कोई शर्माहट नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए क्या पूछना है। अगर कुछ समझ नहीं पा रहे कमेंट कर दीजिए। 6 नंबर पे हो गया
मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर पे आपके मन में क्या सिस्टम आ रहा है? ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको मन में आ रहा है? आप कमेंट कर सकते हैं। 7 नंबर पे आता है हमारा ये स्केलेटन हो गया, मसल्स हो गया, डाइजेशन भी हो गया। उसके बाद हमारा एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब हम तो खाना खा लिए, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए बाहर चले गए, लेकिन हम जो पानी पीते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बाहर नहीं जाते हैं। उसको बाहर करने के लिए हमारा और एक सिस्टम है, वो क्या है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है? हमारा किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, मतलब जहाँ से हमारा मूत्र बाहर जाता है, यानी कि हम सुसु करते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो नंबर 7 में आ गया एक्सक्रिएटरी सिस्टम। नंबर 8 में क्या आता है? नंबर 8 में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मतलब है वंश वृद्धि, यानी कि वंश को आगे बढ़ाना या तो फिर प्रोडक्शन करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन करना, आगे प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन करने का जो सिस्टम है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? आपसे आपका बच्चे का जन्म हुआ, जिस सिस्टम के जरिए होता है उस सिस्टम को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीडीए नर्सिंग में काम करो, तो आप गाइनोकोलॉजिस्ट के पास काम करते हो, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप के होता है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा मर्द और औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, यानी कि पार्ट्स अलग होते हैं। तो नंबर 8 में आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 9 यानी कि 9 पे क्या होता है? 9 पे आता है इम्यून सिस्टम। यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम मतलब शरीर का बाहर से कुछ भी, जैसे आपको थोड़ा बुखार आया या तो फिर कोल्ड आया, थोड़ा कॉमन कोल्ड हो गया, ठंड लग गया, तो आप ट्रीटमेंट ना करोगे तो भी 2-3 दिन के बाद ऐसे ही, अगर कोई ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा तो 2-3 दिन के बाद ऐसे ही बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बाहर का कोई चीज़ हमारा अंदर आए, वायरस या बैक्टीरिया आए, हम तो दवा बाद में खाते हैं, जब से वो घुस गया तब से हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर ही उस वायरस और बैक्टीरिया को भगाने के लिए एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाने के वजह से उस वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए वो कोशिश करते हैं और मार देते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम नंबर 9 पे है इम्यून सिस्टम। नंबर 10 में है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? आपने सभी हार्मोन्स का नाम सुना है, बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है, ये हार्मोन्स को लेके, और हार्मोन्स ग्लैंड, मतलब एक हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत सारे ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इस हार्मोन्स ग्लैंड और हार्मोन्स को लेके जो सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, ENDOCRINE, एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो नंबर 10 में आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब तक हमने कितने सिस्टम पढ़ लिए? नंबर 1 है नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 है डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 4 है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नंबर 5 है स्केलेटल सिस्टम, नंबर 6 है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, नंबर 7 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 8 है इम्यून सिस्टम, नंबर 9 है एंडोक्राइन सिस्टम, एंड नंबर 10 में है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और 11th सिस्टम क्या है? 11th सिस्टम का नाम थोड़ा कठिन है, यह है इंटेगुमेंटरी सिस्टम।
इंटेगुमेंटरी सिस्टम, मतलब हमारा स्किन और हेयर का जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम। होपफुली अब 11 सिस्टम नोट कर लिए हो। आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। क्लास जरूर करना, ये क्लास कभी एब्सेंट मत होना, और जो भी हम होम टास्क देंगे वो आप करके जरूर लाना, और हमें वीडियो भेजना। लाना मतलब आपको वीडियो बनाना है और भेजना है। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर।